के अधिकार तथा सामाजिक न्याय के विषय में निरंतर कार्यरत है। माननीय श्रीमान प्रदीप राय जी, आप कृपया कर हम सबको संबोधित कर प्रचार करें। प्रोफेसर सीमा सिंह जी, आदरणीय मनन कुमार मिश्रा जी, बड़े भाई विजेंद्र चाहर जी, राघवेंद्र शुक्ला जी और यहाँ पर उपस्थित जितने भी महानुभाव आज इस आयोजन में और इस कार्यक्रम के लिए, खास करके जो अपने मातृभाषा के लिए, और मातृभाषा मतलब केवल वो भाषा नहीं कि जो भाषा हम बोलते हैं। मातृभाषा का मतलब वो है कि आप जिस भाषा के प्रति सम्मान प्रकट करें और जिसको सम्मान प्रकट करने से आपकी पवित्रता बढ़े, आपका सम्मान बढ़े, आपके देश का गौरव बढ़े। जैसे खास करके आप भरतन हरिश्चंद्र जी की बात आप करें तो उन्होंने बहुत पहले कहा था कि जिसको निज देश निज भाषा गौरव का अभिमान नहीं, तो उसके लिए बहुत ही एक अलग सी बात हो जाती है कि अगर आपको ये अभिमान नहीं हो, अपनी भाषा का, संस्कृति की पहचान नहीं हो, तो आपको थोड़ी बहुत परेशानी हो जाती है। आप देखिए, भाषाओं को लेकर के बहुत सी बातें होती हैं, लेकिन मैं हमेशा देखता हूं कि भाषा का जो उत्थान है और उसका जो पतन है, ये दोनों के पीछे एक कहानी होती है। सत्ता की कहानी होती है इसके पीछे समाज की कहानी होती है, बदलाव की कहानी होती है। अब आप देखें, वैदिक काल में संस्कृति थी और संस्कृत से बढ़िया कोई भाषा दूसरी भाषा हुई नहीं। अष्टाध्यायी का जो व्याकरण है पाणिनि जी का, मेरे ख्याल से व्याकरण को ऐसा बांधा गया, ऐसा पिरोया गया कि उस व्याकरण के दायरे के बाहर जाना मुश्किल था और इस कारण से उस भाषा का बड़ा विकास हुआ। मगर उस भाषा का पतन भी इसी कारण से हुआ क्योंकि उस भाषा में दूसरे किसी शब्द के आने की जरा सी भी हिलने डुलने की गुंजाइश नहीं है। एक हलन से भी गलती हो सकती है और धीरे धीरे जब आपका साम्राज्य बढ़े, आपका राज्य बढ़े, सत्ता का पोषण नहीं हो, तो संस्कृत के टाइम में जैसे तब काशी, कौशल, अंग, मगध, वज्जी, कुरु, पंचाल, गंधार, आप देखें जो आज का अफगानिस्तान है, आपका आज का जो आपका ईरान है, ये सब संस्कृत भाषा को मानने वाले लोग थे। संस्कृत भाषा में चलता, निसापुर नाम था ईरान का। लेकिन आप जब अपनी संस्कार को, अपनी परिस्थितियों को आप भूल जाएं और जब आप उसको ठीक से उसको ऐसा बना दें कि दूसरे किसी चीज की गुंजाइश नहीं हो, ग्राह्यता नहीं हो, आपने जरा सी कोई बात इधर उधर की अगर उसको आप स्वीकार करने को तैयार नहीं है भाषा के स्तर पे, तो आपकी भाषा का विकास नहीं होगा। आप देखिए, अंग्रेजी को हर महीने उनके यहाँ एक बना रखा है, एक समुदाय बना रखा है जो कि तमिल भाषा के शब्दों को, तेलुगु भाषा के शब्दों को, मलयाली भाषा के शब्दों को, बंगला भाषा के शब्दों को, स्पेनिश भाषा के शब्दों को अपनी भाषा के अंदर वो शामिल करते हैं। और उनकी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जो आती है उसके अंदर आप इन भाषाओं को देखते हैं, आप इनको पाते हैं। जैसे ही आप इसके इस दायरे से बाहर हटेंगे, आप ये पाएंगे कि आप कहीं ना कहीं अपनी भाषा को रोक रहे हैं, उसको बांध रहे हैं, आप उसको आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। इसलिए जैसे कोई हम जब विस्तार देते हैं, कोई बच्चा जब बड़ा होता है उसको विस्तार देते हैं, हम कहते हैं कि देखो इसको आप दिल खोल के पढ़ने दो, इसको जो कर रहा है करने दो, भी रोको मत। कई चीजें तो गलतियां करके सीख जाएगा और कई चीजें गलती शायद नहीं करने के जो फायदे हैं वो देख के सीख जाएगा। लेकिन अगर हम उसको बांध दें कि आप ये कर नहीं सकते, आपके पास इसकी सुविधा नहीं है, तो आप ये पाएंगे कि ये बहुत ही खतरनाक सी स्थिति हो जाएगी। जैसे हिंदी भाषा का जो हम लोग बात करते हैं, देखिए कितना पुराना आपका संस्कृत के बाद से आपकी प्राकृत पाली भाषा छाई हुई थी हिंदुस्तान के अंदर। तो विजन के टाइम में, सम्राट अशोक के टाइम में पाली भाषा का ऐसा विस्तार था, जहाँ कहीं अभिलेख देखें वहाँ पाली नहीं मिलता था। और आप आश्चर्य करेंगे कि 1908 में पहली बार ये मिला आपको अर्थशास्त्र कौटिल्य का। उसके पहले कौटिल्य का अर्थशास्त्र मालूम नहीं था। उसमें अंतिम जो पंक्ति थी उसमें लिखा हुआ था कि जिस व्यक्ति ने चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षित किया और उनको राज तक पहुंचाया, उस व्यक्ति ने इसको लिखा है। तब लोगों को लगा कि हाँ ये तो उनके अमात्य थे और उन्होंने इसको लिखा। अब आप सोचिए कि कितना पतन हो सकता है कि कौटिल्य, चाणक्य जैसी बात आज हमारी भाषा में कितना हम लोग उसको चर्चित कर चुके हैं। 1875 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था अशोक के अभिलेखों को। इतना बड़ा भारत का सम्राट, पूरे देश में छाया हुआ व्यक्ति, और उसके बारे में हमारे समाज को जानकारी तक नहीं, पढ़ने के बाद भी पता नहीं था कि था कौन। जब आप तक्षशिला गए, जब आप अफगानिस्तान गए, ईरान गए, वहां देखिए किस आदमी की अभिलेख, इस आदमी के संदेश जहाँ पड़े हुए हैं, इस आदमी की लिखी हुई चीजें लंका के अंदर है। तब आपको समझ में आया कि ये कोई बहुत बड़ा बादशाह रहा होगा, बहुत बड़ा सम्राट रहा होगा, जिसने सारी चीजों को लिखा है, इसको लिखवाया है और हर जगह लिखा है। भाषा एक ही है,
कि ये सारी प्रजा हमारे पुत्रों के समान है। जैसे मैं चाहता हूं कि मेरे पुत्र तरक्की करें, वैसे ही मैं चाहता हूं कि हमारी पूरी प्रजा भी तरक्की करे। लेकिन इसके पीछे क्या केवल अच्छी बातें ही थी? कलिंग की लड़ाई भी तो थी, अपने भाइयों की हत्या भी तो थी। और ये शुरू कहां से हुआ? सम्राट अशोक की जो शादी थी, छोटे बच्चे 18वें नंबर के संतान, इनकी शादी उज्जैन में हुई थी एक व्यापारी परिवार के महिला के साथ, लड़की के साथ। और इनकी हिम्मत नहीं थी कि ले जाके बताएं अपने फादर को, कि अपने पिता को, कि देखिए ये हमने शादी कर ली और हम इसको अपनी पत्नी बनाना चाहते हैं। और जब उनके बड़े भाई को राजगद्दी मिली तो उसके बाद इन्होंने जो भी कुछ हुआ, फाइनली गद्दी मिली। गद्दी मिलने के बाद से उनका एक ही विस्तार था कि हम पूरे देश की भाषा को एक करेंगे। और वो पूरे देश की भाषा होगी क्या? वो पाली भाषा। आप देखिए उसके बाद धीरे धीरे फिर एक टाइम आ गया जबकि हमारे पास गुलाम वंश आ गया। हमारे पास एक टाइम ऐसा आया, गुलाम वंश कैसे आ गया? हमारे यहाँ के आंतरिक विरोध जो थे, जिसके पृथ्वीराज चौहान वगैरह की 1191-92 तराई की लड़ाइयाँ हुई थी, उनके बाद ये वहाँ पे मोहम्मद गोरी के हमले के बाद यहाँ पर जो शासन था वो कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दिया था, जो कि 1192 से लेके 1206 तक गवर्नर था मोहम्मद गोरी का। गोरी की मृत्यु के बाद 1210 4 से 4 साल 10 साल ये इसको मिले राज्य करने के। लेकिन उसने क्या किया? उसने उस भाषा को थोपा जो भाषा उस समय चलती थी उनके राज्य में। मतलब सत्ता का पोषण कितना महत्वपूर्ण हो सकता है, आप ये सोचें कि भाषा का इतिहास बदल जाए। लेकिन धीरे धीरे भारतीय समाज इतना समृद्ध था, उसकी विचारधारा इतनी समृद्ध थी, हमारे यहाँ कई भाषाओं को मानने वाले लोगों के होने के बावजूद हमारे अंदर एका ऐसी थी कि देखिए पाठ, पूजा पाठ, शादी विवाह तो संस्कृत में ही होगा। ये तो आज भी वही हो रहा है, आप उसको रोक तो नहीं सकते। मतलब समझ में नहीं आता है कई बार। अब जैसे भाई साहब ने वंदे मातरम का पाठ शुरू किया, हम लोग सोचने लगे कि शायद पीछे से बजना होता तो करते, कई पंक्तियां नहीं आते हम लोगों को, स्कूलों में तो पढ़ा है हम लोगों ने, लेकिन हम लोग को नहीं मालूम है। शुरू की जो मालूम थी वहां हम लोगों ने आपके स्वर में स्वर मिलाया, जो नहीं मालूम था वहां पे हम रुके। और इसको लेके हम करें क्या? इसको लेके करने के पीछे सबसे पहले हम सभी को शिक्षित करना, एक दूसरे को बताना, बातचीत करना, ये सभी उतना ही महत्वपूर्ण है। कभी भी धर्म साहित्य थोप के नहीं चल सकता। गोदान दूसरा लिखा नहीं जा सका प्रेमचंद के बाद, नमक का दरोगा दूसरा नहीं लिखा जा सका, अभिज्ञान शाकुंतलम दूसरा नहीं आ सका कालिदास के बाद। आप रचना थोप नहीं सकते। खुसरो की जो रचना थी कि छाप तिलक सब चीनी रेबों से नैना मिला के, आज तक चल रही है। और ये लिखा कब? खिलजी के टाइम, आज का टाइम नहीं है। आप देखें जो कबीर की रचनाएं हैं वो तो लोधी के जमाने की रचनाएं हैं। सिकंदर लोधी के बारे में कहा जाता था कि ये बड़ा खतरनाक बादशाह था, ये बिल्कुल कोई टॉलरेंस नहीं थी उसके अंदर, उसकी अस्वीकार्यता बहुत थी। लेकिन क्या लिखा उन्होंने? मुसलमान की पीर औलिया मुर्गा मुर्गी खाए, खाला केरी बेटी बहन घरे में करे सगाई, लिखा उन्होंने। उन्होंने हिंदुओं के लिए भी लिखा कि बस्या के पवन तक सोए, ये देखो पंडित आई। किसने विरोध किया? क्या आप आज बोल सकते हैं? आज कोई बोल सकता है लिखने वाला? उस समय तो वो राज था। आज बोल सकते हैं काकर पाथर जोड़ के मस्जिद दियो बनाए, क्या ताजल मुल्ला बाग दे क्या भरा हुआ? खुदा जरा बोल के दिखाइए। आप आज नहीं बोल सकते, आप तब बोल सकते थे जबकि कट्टर मुसलमान राज था। मेरे कहने का केवल ये तात्पर्य है कि जब भी हम लोग कभी किसी चीज के बारे में बात करें, देखें, तो पहले उसको थोपे नहीं, उसको रोपें। जैसे आप वंदे मातरम को रोप रहे हैं, आप थोप नहीं रहे। जब आप उसको रोपेंगे वो पौधा बड़ा हो जाएगा और धीरे धीरे हम सबके अंदर उस बात की जागृति आ जाएगी कि हाँ ठीक है, एक भावना है और इस भावना को हम लोग को मानना चाहिए। कौन नहीं मानता है? जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, कौन नहीं मानता? किसको इस बात से आपत्ति हो सकती है? क्योंकि अगर देश आगे नहीं बढ़ेगा, मैं तो हमेशा एक उदाहरण देता हूँ कि मान लीजिए 4 देशों के नागरिक कहीं पे किडनैप कर लिए जाए, पकड़े जाए, आतंकवादियों ने पकड़ लिया, एक अमेरिकन है, एक पाकिस्तानी है, एक बांग्लादेशी, एक भारतीय है, सबसे पहले कौन छूटेगा? जो आपका जवाब है वो जवाब इसलिए है क्योंकि जो देश सबसे ज्यादा समृद्ध है, पहले देश को आगे बढ़ाइए, जनता अपने आप बढ़ जाती है। देश अगर आगे नहीं बढ़ेगा तो जनता आगे नहीं बढ़ सकती। 1-2 आदमी बढ़ सकते हैं आगे, 4 आदमी बढ़ सकते हैं, मगर उनकी भी संपदा संपत्ति सुरक्षित नहीं रहेगी। अगर देश आपका संपन्न नहीं है तो आप कहीं ना कहीं किसी न किसी पचड़े में, झमेले में ऐसे फंस जाएंगे कि आप उसको क्रियान्वित नहीं कर सकते, आप उसको संचालित नहीं कर सकते।